लेकिन कांग्रेस का जो आंतरिक सर्वे है वो 50 से 55 और भूपेश बघेल जी का जो निजी आंकलन है 60 के आसपास का मामला सीटें आ रही हैं। ऐसा 60-90 में 60 सीट कांग्रेस आ रही, मतलब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने कांग्रेस जा रही है। अब ये बात कैसे लीक हुई इसकी भी अपनी कहानी है कि उस बैठक में नाम किसका था, बता रहा हूँ यशवंत को, उस बंद लिफाफे में ताम्रध्वज साहू जी का नाम था। ये सीधे सीधे भूपेश बघेल का चेहरा सामने रख के चुनाव पार्टी लड़ी है। भले सामूहिक नेतृत्व की बात कही जा रही है, लेकिन चेहरा भूपेश बघेल का था जी। उन्होंने बीजेपी ने भी चीज को माना कि हमारा मुकाबला कांग्रेस और भूपेश से। भाई भूपेश बघेल परीक्षा दिलाए तो पास भी भूपेश बघेल होंगे, फेल भी भूपेश बघेल होंगे। पहले लिफाफे में क्या है ये बताओ। तो भूपेश बघेल जी को एक खबर हो गई थी कि पट्टी वहाँ चल रही है लोकल टीवी में जी, सब ताम्रध्वज साहू जी के नाम की चल रही है। बड़ा बवाल हुआ, बताते हैं वहाँ पर जो लोग थे। भूपेश बघेल जी पूरे तेवर में जी, और तारीफ करना पड़ेगा यशवंत कि भूपेश बघेल जी ने मतलब लड़ के अपने दम पे जी दिल्ली से मुख्यमंत्री बन के जी बनवा के अपने मुख्यमंत्री खुद बन के आए। टीएस बाबा और भूपेश बघेल के बीच खींचतान हुई जी, तो चरणदास महंत या ताम्रध्वज साहू में से भी फिर से लॉटरी लग सकती है। पर ये चारों अभी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इन चारों में कौन जीतता है कौन हारता है ये भी देखने वाली बात। चुनाव तो जबरदस्त लड़े, लेकिन ये चारों जो है आज भी सीएम पद के दावेदार हैं, जिसमें भूपेश बघेल पहले नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे टीएस बाबा हैं जी। नमस्कार, जय जोहार। मैं यशवंत और मेरे साथ आलोक तिवारी जी एक बार फिर से मौजूद है। हरिभूमि के ब्यूरो चीफ है, वरिष्ठ पत्रकार है, जिनकी बातें जिनका आकलन लगातार आप सुनते आ रहे हैं। और आज एक हम महत्वपूर्ण विषय पर बैठे हैं। आपने थंबनेल देखा होगा, हम मुख्यमंत्री की बात करने वाले हैं। लेकिन मुख्यमंत्री से पहले, हम बात करने से पहले जो है एक जरूरी विषय आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे मतगणना की तारीख नज़दीक आने वाली है उतने ही लोगों की दिल की धड़कनें भी तेज हो गई है। लोग अभी भी लगातार रोज सवाल ही करते हैं, जिस सवाल का जवाब उन्हें एक दिन पहले मिल जाता है, फिर पूछते हैं कि भैया छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनेगी, फलाना जीता कि नहीं जीता थे। तो बहुत सारे सवाल रोज देखने पड़ते हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री की बात करेंगे। अगर छत्तीसगढ़ में चूंकि मौजूदा सरकार जो है कांग्रेस की है, तो आज कांग्रेस अगर जीत जाती है, यानी कि कांग्रेस 3 तारीख को जीत जाती है, बहुमत के साथ आ जाती है, तो मुख्यमंत्री कौन होगा, ये फिर से सवाल लोग पूछेंगे। हालांकि सवाल अभी से पूछने शुरू हो चुके हैं, लेकिन सवाल इसलिए भी ज़्यादा बन रहे हैं क्योंकि टीएस बाबा ने कह दिया है, जो डिप्टी सीएम है, कि वो इस बार मुख्यमंत्री नहीं बने तो शायद अगली बार चुनाव ना लड़े। हालांकि भूपेश बघेल मौजूदा सीएम है, उनका चेहरा अपने आप में बड़ा चेहरा है, लेकिन फिर भी अगर मुख्यमंत्री की बात हो रही हो तो संभावनाओं पर भी बात कर ले कि कौन कौन चेहरे हो सकते हैं। चर्चा लाजमी भी है यशवंत। मैं आपको बता दूं यशवंत, जब छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा 2023 का चुनाव प्रारंभ हुआ, उसके पहले कांग्रेस ने 75+ जी का नारा दिया और उस नारे को लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ी। लेकिन पूरे चुनाव परिदृश्य में किसी के पक्ष में कोई लहर चल रही हो, ऐसा खुली आंखों से तो समझ नहीं आता है जी। अब अंदर अगर कोई लहर है तो वो 3 तारीख को ही दिखेगी। लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद 17 तारीख के बाद से कांग्रेस का जो आंतरिक सर्वे है जी, और कांग्रेस ने सभी प्रत्याशियों की बैठक भी रायपुर में बुलाई थी, और शैलजा जी उस बैठक में मौजूद थी, भूपेश बघेल जी थे, संगठन के सभी आला पदाधिकारी मौजूद थे। उसमें प्रत्याशियों के मीटिंग में जो बात निकल के आई, जो प्रत्याशियों का अपना दावा है, अपना पक्ष है, वो कांग्रेस को बहुमत के साथ सरकार बनाता दिख रहा है। लेकिन 75 जैसी कोई स्थिति, 75 पार या 75 के आसपास जो टारगेट कोई स्थिति नहीं है। 2018 वाला सीन भी नहीं है कि 68 सीट और बाद में उपचुनाव वगैरह मिलाकर 71 हो जाए, ये वाली भी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन कांग्रेस का जो आंतरिक सर्वे है वो 50 से 55 और भूपेश बघेल जी का जो निजी आंकलन है 60 के आसपास का मामला सीटें आ रही हैं। ऐसा 60-90 में 60 सीट
अच्छा, कांग्रेस आ रही, मतलब पूर्ण बहुमत। सुरक्षित बहुमत, पूर्ण बहुमत के साथ जी, सरकार बनाने कांग्रेस जा रही है, ऐसा ये कांग्रेस का मानना है, कांग्रेस का मानना है और कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट के तमाम अनुसार से समीक्षा है। करने के बाद। कांग्रेस की दूसरी बड़ी तैयारी ये है यशवंत, जिस तरीके से सेंट्रल की एजेंसियां यहाँ काम की और अन्य राज्यों का जो कांग्रेस का अनुभव रहा है हॉर्स ट्रेडिंग का, तो उसको लेकर भी कांग्रेस अलर्ट है। और 3 तारीख को हो सकता है कि 3 तारीख के पहले जितने विधायक प्रत्याशी सबको एक जगह बुला लिया जाए, या प्रमाण पत्र 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो विजय प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिया जाता है, तो उस प्रमाण पत्र के साथ सभी प्रत्याशियों को एक जगह इकट्ठा करके कहीं सेफ जोन पे ले जा करके, जैसे कि हर बार होता भी है जी, लेकिन इस बार हो सकता है कि खतरा ज्यादा हो, कहीं खतरे वाली स्थिति बने तो कर्नाटक एक सुरक्षित राज्य है, उनके वहाँ के जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं जी शिव प्रकाश जी हैं शायद जी, वो सिद्धरमैया जी है और सीएम है सिद्धरमैया जी, जी, तो वहाँ मजबूत डी.के. शिव कुमार साहब बहुत इनके वो है, और कांग्रेस के संकट मोचक भी माने जाते रहे हैं वो, डी.के. शिव कुमार जी को, तो उनका उपयोग भी हो, ऐसी चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में कई तरह से है। मैं आपको 2018 इसके पहले ले जाऊं कि 2018 इतिहास बताना भी जरूरी है क्योंकि इंटरेस्टिंग कहानियां हैं उसके पीछे। 2018 में कांग्रेस को अप्रत्याशित जीत छत्तीसगढ़ में मिली थी यशवंत, मतलब 90 में 68 जी, मतलब किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा परिणाम, मतलब 3 तिहाई की बहुमत के आसपास कांग्रेस पहुंच जाएगी और बीजेपी इतनी दुर्गति बीजेपी की होगी कि 15 सीट में सिमट जाएगी, 15 साल की सरकार 15 सीट में सिमट जाएगी। जब सीएम सिलेक्शन की बारी आई तो दिल्ली से हाईकमान ने 4 लोगों को वहाँ बुलाया था, इसमें भूपेश बघेल जी थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे जी, टी.एस. बाबा थे, ये जन घोषणा पत्र जिसकी चर्चा आज तक होती है जी, 2018 में टी.एस. बाबा ने जन घोषणा पत्र तैयार किया था और कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, बिजली बिल हाफ, नियमितीकरण, बहुत सारे मतलब तमाम किस्म के शराबबंदी से लेके बहुत सारे विषय को उसमें जोड़ा गया था। तो उस घोषणा पत्र को एक मजबूत आधार माना गया। टी.एस. बाबा ने एक विधानसभा में जाके लोगों से राय शुमारी करके वो मसौदा तैयार किया था। तो टी.एस. बाबा बुलाए गए जी, ताम्रध्वज साहू हमारे यहाँ से सांसद थे उस समय जी, और पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के जी, बहुत कम गिनती के सांसद हुआ करते थे, तो दिल्ली दरबार से चुनाव लड़ाया गया तभी मान लिया कि कुछ बड़ी नजदीकियां थी उनकी जी, और अचानक विधानसभा में दुर्ग ग्रामीण से उनको उतारा गया जी, प्रतिमा चंद्राकर की टिकट ड्राफ्ट की गई थी जी, और वहाँ से ताम्रध्वज जी को उतारा गया जी, और यहाँ वैशाली नगर से तुलसी साहू की टिकट काट करके बदरुद्दीन कुरैशी जी को मैदान में उतारा गया। तो ऐसा संतुलन हुआ था। तो एक मैसेज भी गया कि टी.एस. बाबा भी मजबूत दावेदार हैं, तो उनको भी दिल्ली बुलाया गया था। एक नाम बहुत कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और दिल्ली उनको जानती है, गांधी परिवार से भी करीबी रहे हैं, डॉक्टर चरणदास महंत जी, जो अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे। तो ये चारों दिल्ली गए। बहुत रस्साकसी के बाद मेरे को ध्यान आ रहा है यशवंत की जिस दिन सीएम के नाम का सिलेक्शन होना था जी, तो राहुल गांधी जी के यहाँ इन लोगों की बैठक हुई जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पीएल पुनिया उस समय संगठन के प्रभारी थे जी, राहुल गांधी खुद मौजूद थे। तो इन लोग के बीच राय शुमारी हुई और मनमोहन सिंह जी के यहाँ शादी थी पोती की उनकी जी, राहुल जी को और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को वहाँ शादी में भी जाना था और दिल्ली एयरपोर्ट में स्पेशल फ्लाइट तैयार थी जी, यहाँ मीटिंग तय होगी और यहाँ से नाम तय होंगे और अब सारे दिल्ली के नेता और छत्तीसगढ़ के जो चारों अपने बड़े नेता थे वो एक साथ आ करके यहाँ राजीव भवन में जो कांग्रेस की बैठक विधायक दल की थी वहाँ नाम का अनाउंस हो जाएगा। तो बंद लिफाफे में राय शुमारी के बाद बंद लिफाफे में पीएल पुनिया जी को नाम सौंप दिया गया। अब ये बात कैसे लीक हुई इसकी भी अपनी कहानी है कि उस बैठक में नाम किसका था बता रहा हूँ सुन, उस बंद लिफाफे में ताम्रध्वज साहू जी का नाम था। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे और ताम्रध्वज साहू जी की बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी थी। उस समय वो नेता प्रतिपक्ष थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी लोकसभा में और ये सांसद थे। तो संभवतः मुझे जो लगता है गिने चुने सांसद थे उसमें कांग्रेस 45 सांसद 45 जी। तो
मल्लिकार्जुन खड़गे इनको हिंट दे दिए थे कि साहू जी बधाई आपका हो गया है और वो लोग शादी में चले गए। सारे नेता पीएल पुनिया जी के घर आए। एक बहुत जिम्मेदार बड़े नेता ने कहानी मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बताई थी और मैं अपने दर्शकों को भी ये सुनाना चाहता हूँ, तो आनंद भी आ जाएगा जी। तो इसके पहले एक चीज़ और बता दूँ यशन, जिस दिन भूपेश बघेल दिल्ली गए थे, एयरपोर्ट में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उस भूपेश बघेल जी को मैं भी दिल्ली छोड़ने मतलब रायपुर एयरपोर्ट गया हुआ था, तो प्रेस से बात होते हुए भूपेश बघेल जी ने कहा था कि मैं जैसे हंसते हुए जा रहा हूँ वैसे ही मुस्कुराते लौटूंगा। उसके मायने बहुत सारे निकाले गए थे इसमें, ठीक है ना। ये बात हो गई, लेकिन पीएल पुनिया जी की यहाँ की कहानी अलग थी। अच्छा, तामध्वज जी से चूक जो हुई, मैं क्योंकि उस समय दुर्ग में था यशवंत जी, मीनाक्षी नगर में तामध्वज साहू जी का घर है जी, और अचानक टीवी में पट्टी चलने लगी कि तामध्वज साहू के नाम पर लगी मुहर जी, छत्तीसगढ़ के सीएम हो सकते हैं। कुछ ही देर में बस दिल्ली से औपचारिक घोषणा बाकी है। नहीं, दिल्ली से घोषणा नहीं, दिल्ली से टीम निकल रहे हैं वो लोग। हाँ। और राजीव भवन में आकर के नाम की घोषणा हो जाएगी। ये टीवी में पट्टी चलने लगी। तो पीएल पुनिया जी के यहाँ और यहाँ मीनाक्षी नगर में मेला लग गया, पूरा हुजूम उमड़ गया, गाड़ियां लगे कि बाबू जी मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं, चलो। पुलिस महकमा भी पहुंच गया था, पूरा महकमा पहुंच गया था, कारगेट वारगेट सब तैयार, मतलब निकलने की तैयारी जी। तो पीएल पुनिया जी की यहाँ हुआ ये कि पीएल पुनिया जी लड्डू खिलाने लगे सब लोग। भाई इतने साल की मेहनत, 15 साल बाद हम लोग लौटे हैं, सरकार में आ रहे हैं, तो हम लोग मिठाई, तो भूपेश बघेल जी मिठाई को बड़ी विनम्रता से मना किए, बोले मिठाई तो मैं बाद में खा लूँगा, पहले लिफाफे में क्या है ये बताओ। तो भूपेश बघेल जी को एक खबर हो गई थी कि पट्टी वहाँ चल रही है लोकल टीवी में जी, सब तामध्वज साहू जी के नाम की चल रही है। बड़ा बवाल हुआ, बताते हैं वहाँ पर जो लोग थे, भूपेश बघेल जी पूरे तेवर में जी। और तारीफ करना पड़ेगा यशवंत कि भूपेश बघेल जी ने मतलब लड़ के अपने दम पे जी दिल्ली से मुख्यमंत्री बन के जी बनवा के अपने मुख्यमंत्री खुद बन के आए। पहला ऐसा उदाहरण है। गांधी परिवार से सीधे टकराहट वाली स्थिति भी आ गई थी, क्योंकि एपिसोड 3-4 दिन लगातार चला था। पीएल पुनिया ने तत्काल खबर किया मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कि बोले बवाल यही हो रहा है, छत्तीसगढ़ का जाने के बाद क्या होगा। तो सारे लोग शादी के मनमोहन सिंह की पोती की शादी से वापस आए, फिर से तुगलक रोड राहुल गांधी जी के यहाँ बैठक हुई और वहाँ से तामध्वज साहू जी नाराज होके निकल गए। सारे टीवी चैनलों में साहू जी नाराज होके निकल रहे हैं, निकल गए। अब बचे 3 लोग थे यशवंत, चरणदास महंत जी, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल। तो राहुल गांधी से बड़ा आत्मीय संबंध महंत जी का है, तो महंत जी को उन्होंने सॉरी बोला। राहुल गांधी ने सॉरी महंत जी, इस बार मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपके मान सम्मान का पूरा ध्यान पार्टी रखेगी और आने वाले समय में आपको जरूर कुछ ना कुछ जी बेहतर स्थिति बनाएंगे। तो महंत जी भी निकल गए थे। अब 2 बचे, भूपेश बघेल और टीएस बाबा जी बनाते हैं। और मतलब कांग्रेस के बहुत जिम्मेदार लोगों को कहना है कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव साहब के बीच बहुत गहरा संबंध था। जय और वीरू की जोड़ी मानी जाती थी। तो इन लोगों ने आपस में ही तय किया कि बाबा झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। 2.5 साल का फार्मूला, जो 2.5 साल का फार्मूला आपको ध्यान होगा कि आता था 2018 में जी, कि 2.5 साल बाद टीएस बाबा हो जाएंगे जी। तो इन लोगों ने खुद तय किया कि 2.5 साल ऐसा बताते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी कोई नहीं, हम भी नहीं कर पा रहे हैं, इवन भूपेश बघेल टीएस बाबा भी नहीं किए हैं। नहीं, टीएस बाबा ने तो कहा है कि कुछ बातें हुई थी, अभी तक वो सम्मेलन में कहा है अपना। भूपेश बघेल जी ने उस सम्मेलन में कहा कि बाबा ने अपना गुबार बाहर निकाल लिया, अब सब ठीक हो जाएगा जी। तो ये बात तो हुई थी जी, कुछ तो हुआ था, कुछ नहीं सब कुछ हुआ था जी। तो 2.5 साल का फार्मूला ये लोग बना कर गए। राहुल गांधी बड़े खुश हुए, बोले इससे अच्छा रास्ता और क्या हो सकता है। आपस में खुद तय कर लिए। और पहले बनेगा कौन। तो ऐसा बताने वाले बताते हैं कि टीएस बाबा बोले कि मेरी उम्र बहुत हो गई है, दाऊ जी मेरे को आप दे। तो अभी 71 के हो गए हैं दाऊ जी बोले कि बाबा उम्र भले हो गई लेकिन फिट तो मेरे से ज्यादा आप हो, है ना। तो 2.5 साल मैं बन जाता हूँ, उसके बाद 5 साल आपके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, 2.5 साल लड़ेंगे और फिर तो बाबा तैयार हो गए। बाबा
बाबा भोले भंडारी तो और तैयार हो गए। अब क्या मालूम था कि 2.5 साल बाद मामला पलटी हो जाएगा। तो 2.5 साल बाद जो वहाँ रस्साकसी जो छत्तीसगढ़ में चली यशवंत, उसको सारे लोगों ने देखा है जी। दिल्ली तक परेड हुआ, विधायकों का परेड हुआ जी। वो तो लखीमपुर वाली घटना नहीं होती तो संभवतः ये मामला और ज्यादा परिवर्तन वाली स्थिति भी जी आ गई थी। राहुल जी ने यहाँ तक कह दिया था, बताते हैं कि आप लोग सम्मानजनक तरीके से रास्ता निकाल लीजिए ताकि पार्टी का भी मान बचा रहे और आप लोग की भी इज्जत बची रहे। ये परिस्थितियां बन गई थी, लेकिन लखीमपुर की घटना हुई तो पार्टी वहाँ व्यस्त हो गई। उसके बाद चुनाव भी करीब आ गया तो मामला जो है टलता गया है। ये आज तक की कहानी है जी। अभी स्थिति ये है यशवंत की, जब अभी चुनाव परिणाम आया नहीं है जी, लेकिन टीएस बाबा दावेदारी को लेकर के बेहद गंभीर हैं। उनके बातों में साफ साफ झलक रहा है इस बार सीएम नहीं बने तो अगली बार। और चूंकि पूरा चुनाव भूपेश बघेल के चेहरे पे लड़ा गया है जी, पूरे विधानसभा में लगभग 75 से 80 विधानसभा में खुद भूपेश बघेल कैंपेनिंग करने गए हैं जी। तो ये सीधे सीधे भूपेश बघेल का चेहरा सामने रख के चुनाव पार्टी लड़ी है। भले सामूहिक नेतृत्व की बात कही जा रही है, लेकिन चेहरा भूपेश बघेल का था जी। उन्होंने बीजेपी ने भी चीज को माना कि हमारा मुकाबला कांग्रेस और भूपेश से। भाई भूपेश बघेल परीक्षा दिलाए तो पास भी भूपेश बघेल होंगे, फेल भी भूपेश बघेल होंगे। तो ये स्थिति है। तो स्वाभाविक दावेदार भूपेश बघेल बड़े दावेदार हैं। लेकिन पार्टी हाईकमान अगर पुरानी चीजों को ध्यान में रखकर कोई फैसला ली तो टीएस बाबा का नाम भी सामने आ सकता है। उन्होंने खुद से कह भी दिया कि भाई मैं भी। और टीएस बाबा और भूपेश बघेल के बीच खींचतान हुई जी तो चरणदास महंत या तामदास साहू में से भी फिर से लॉटरी लग सकती है। पर ये चारों अभी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इन चारों में कौन जीतता है कौन हारता है ये भी देखने वाली बात। चुनाव तो जबरदस्त लड़े, लेकिन ये चारों जो है आज भी सीएम पद के दावेदार हैं, जिसमें भूपेश बघेल पहले नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे टीएस बाबा हैं जी। तामदास साहू के रीजन ये भी है कि वो सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी हैं जी, अभी भी पार्टी के काफी करीब है वो। मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वैसे भी तामदास साहू जी काफी मजबूत हुए हैं जी। चरणदास मंच के स्पीकर हैं जी, मौजूदा हालात हैं और काफी अनुभवी राजनेता हैं जी। दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री रहे मध्य प्रदेश के दौर में जी, तो उनका राजनीतिक कद बहुत बड़ा है यशवंत जी। सांसद भी रहे, अभी उनकी पत्नी सांसद है जी। पूरा परिवार कांग्रेस के प्रति समर्पित रहा है। तो चरणदास महंत भी कहीं कमजोर नहीं है जी। तो ये चारों मेन है। तो चार में से दो जो है दुर्ग संभाग से आते हैं जी। और दुर्ग संभाग के बारे में जो कहा जाता है कि दुर्ग संभाग राजनीतिक तौर पे दुर्ग मध्य प्रदेश के दौर से काफी महत्वपूर्ण रहा है, पावरफुल रहा है। दुर्ग संभाग खास करके जी। मोतीलाल वोरा जी अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे जी। अपने यहाँ डॉक्टर रमन सिंह जी रहे 3 बार, अभी भूपेश बघेल जी रहे हैं जी। तो दुर्ग संभाग का राजनीतिक महत्व कहीं कम नहीं हो रहा है जी। तो ये स्थिति है यशवंत। एक चर्चा बड़ी तेजी से है कि कांग्रेस में जो झगड़ा चल रहा है, मैं पहले ही बताया कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए भी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अंदरूनी बना रही है। अभी आने वाले समय में देखने में आएगा। एक चर्चा और है जी कि आदिवासी मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की राजनीति में फिलहाल आदिवासी मुख्यमंत्री की जरूरत। ये एक्सप्रेस जो चल चुका था एक्चुअल में यशवंत, ये आदिवासी एक्सप्रेस जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था जी, तब भारतीय जनता पार्टी 36 सीट पे थी, 49 कांग्रेस थी। चूंकि राज्य अलग बना था तो अंतरिम सरकार भी कांग्रेस की बननी थी, बहुमत के आधार पर कांग्रेस की यहाँ सरकार बनी। और उस समय भूपेश बघेल, महेंद्र कर्मा जी, ये सारे लोगों ने मिलकर एक आदिवासी एक्सप्रेस चलाया था। भिलाई 3 से बस निकली थी। अजीत जोगी उस बस में सवार होने आए तो भूपेश बघेल जी बस से उतार दिए थे कि आप विधायक नहीं हैं, है ना, विधायकों को का डिमांड चल रहा है। लेकिन संयोग ये हुआ कि अजीत जोगी सीधे सोनिया गांधी जी ने फरमान जारी किया कि अजीत जोगी ही छत्तीसगढ़ राज्य के सीएम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इसलिए अजीत जोगी बने और 3 साल उन्होंने सरकार भी चलाया। और उसके बाद फिर 2003 के बाद 2018 में कांग्रेस की वापसी सरकार बनी जी। तो अभी फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई आदिवासी चेहरे को डिमांड भी नहीं उठी, पार्टी के अंदर भी सब बातें भी नहीं। अंदरूनी तौर पे आदिवासी समाज इसको लेकर के चिंतित है यशवंत कि भाई हमको छत्तीसगढ़ में ओबीसी की बात होती है, सामान्य वर्ग की बात होती है, लेकिन हमारे इस वर्ग को पूछा नहीं जा रहा है
ये बात अरविंद नेताम ने कई दफ़े उठाई है। हालांकि अरविंद नेताम अब राजनीतिक रूप से उतने मजबूत रहे नहीं हैं जी, लेकिन विषय तो गंभीर है पार्टी भी और आने वाले समय में समाज भी इसको लेकर के कहीं न कहीं जी, गंभीर होगा। ओबीसी के बाद अगर कोई कास्ट वाइज शक्तिशाली है तो वो आदिवासी समाज है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री फेस पर लगभग हमने कांग्रेस की बातें कर ली हैं। कांग्रेस में ये 4 ही लोग रहेंगे। बीजेपी की बातें भी कल करेंगे क्योंकि लोग वो भी बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी की सरकार आ गई तब कैसे करोगे, तो उनके बारे में भी बताएंगे कि भाई बीजेपी की सरकार आ गई तो मुख्यमंत्री कौन कौन हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे दावेदारों की संख्या थोड़ी लंबी है, और ज़्यादा है, थोड़ी और ज़्यादा है। अभी हम 4 पे बात किए हैं, हो सकता है कि कल 7-8 पे भी बात कर सकते हैं। तो बने रहिए भिराड के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और बीजेपी के मुख्यमंत्री पे फेस कौन होंगे उस पर हम कल बात करेंगे। जय हिंद, जय जवाहर।